तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, हाउ वुड यू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ईबे सर्च एल्गोरिथम। सो ईबे जो होती है वो एक C2C एंड B2C ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, सो दैट बायर्स एंड सेलर्स कंबाइन होकर बात कर सके और ख़रीद सके आइटम। सो ईबे की जो सर्च एल्गोरिथम है, फिर जो सर्च इंजन है उसका नाम कैसीनी होता है। और ईबे अमेजोन से ज़रा डिफरेंट है। जो अमेजोन है डैट इज़ अ B2C मार्केट प्लेस और बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो ईबे की जो स्पेशलिटी होती है वो होती है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन कॉमर्स है और सेलर डिवर्सिटी इंडेक्स को अहमियत देती है। सो सेलर डिवर्सिटी इंडेक्स को अहमियत देती है, उसका मतलब ये है कि बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ सेलर है। सो इसमें अपने पावर सेलर्स भी आ जाते हैं जो टॉप लेवल में होते हैं, मिड साइज सेलर्स भी आ जाते हैं जो मिड लेवल पे होते हैं, और फिर नीश सेलर्स भी होते हैं या फिर न्यू सेलर्स भी होते हैं। सो आप किसी प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यू में जा रहे हो और आपसे मेट्रिक्स पे सवाल पूछ लिया कि how would you measure the effectiveness of eBay's search algorithm? So you have to make sure कि you are in the same boat with the interviewer. आप interviewer के mindset को समझे, वो किस मकसद से ये question पूछ रहा है। This is a metrics question, so बिल्कुल नॉर्थ स्टार मेट्रिक्स आपको सेट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ी सी गार्ड रेल मेट्रिक्स सेट करनी पड़ेगी जो इस नॉर्थ स्टार मेट्रिक को सपोर्ट करें। अल्टीमेटली नॉर्थ स्टार मेट्रिक को फ्लरिश करना है और थोड़ी से गार्ड रेल मेट्रिक से भी बचना है जिसको डिस्टर्ब नहीं करना है। सो इंटरव्यूअर का माइंडसेट समझने के लिए आपको थोड़े तो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस उससे पूछने पड़ेंगे। सो अपन थोड़ा स्टार्ट करते क्लैरिफाइंग क्वेश्चन से। सबसे पहला स्टेप यही आता है। सो हमें पूछा गया कि आप इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करोगे ईबे के सर्च इंजन का जो है कैसीनी। सो सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग लाओ कि ईबे का सर्च इफेक्टिवनेस होता क्या है। सो आस्क द इंटरव्यूअर व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईबे सर्च इफेक्टिवनेस। आप अपने तरह से भी थोड़ा आंसर उनको दे सकते हैं। क्या इसका मतलब है कि सर्च में जाके यूज़र कुछ क्वेरी लिख रहा है और उसको मिल रहा है, बस प्रोडक्ट मिल रहा है, वो खुश हो जा रहा है या फिर वो परचेज़ कर रहा है। सो इंटरव्यूअर आपके हाँ पे हाँ मिलाएगा, हाँ वो सर्च में जा रहा है और उसको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो वहाँ पे ख़रीद के कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब सर्च के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। सो ये अंडरस्टैंडिंग है ईबे सर्च इफेक्टिवनेस। अगर सर्च के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है और ईबे पैसा कमा रहा है, ईबे बिजनेस के पास पैसा जा रहा है, सो दैट इज़ meant by the effectiveness of eBay search। आप फिर और एक क्वेश्चन पूछिए कि प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है कैसीनी का। सो इंटरव्यूअर आपको क्लैरिफाई करता है कि ईबे सर्च अर्निंग्स इसको इंक्रीज करना है। सो सिंस दिस इज सर्च, सो सर्च के थ्रू ईबे का जो अर्निंग्स आ रहा है उसको आपको स्काई रॉकेट करना है। स्काई रॉकेट मतलब इंक्रीज ही करना है। फिर चूंकि ये सर्च इंजन है ईबे का इंटरनल, तो आपको थोड़ा तो क्वेरी पे फोकस करना पड़ेगा कि यूजर्स किस टाइप के क्वेरी पे फोकस करें। दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो आप ही पूछते हैं कि कौन से टाइप को क्वेरी पे फोकस्ड है टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ईबे सर्च एल्गोरिथम। सो आपका इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि चलो नेविगेशनल क्वेरी पे फोकस करना है और एक्सप्लोरेटरी क्वेरी पे फोकस करना है। तो नेविगेशनल एक्सप्लोरेटरी क्वेरी थोड़ी डिफरेंस होती है इसमें। अब जैसे कि मैं अभी एक नेविगेशनल यूज़र हूँ, मुझे सीधा जाना है, मुझे एक प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है। तो मैंने ईबे के सर्च इंजन कैसीनी पे मैंने टाइप मार दिया iPhone 14 Pro Max ब्लैक 256 GB। तो मेरे माइंड पे ये चल रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट अभी खरीदना है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट स्पेक्स दे दिए। आई एम नॉट इन द मूड कि मैं रिसर्च करूँ बैठ के इस प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने रिसर्च ऑलरेडी कर रखा है, मुझे खरीदना है। आई हैव अ हाई इंटेंट, आई एम इन्फॉर्मेशनल, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मुझे ये खरीदना है। तो अगर मैंने ऐसा क्वेरी टाइप किया तो पीछे बैकएंड में बैठे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स और जो बिजनेस लीडर्स हैं वो मेरे माइंडसेट से ऐसा ही सोचेंगे कि मैं एक नेविगेशनल यूज़र हूँ। सिमिलर अभी इसका थोड़ा अलग डायरेक्शन में सोचे तो जो एक्सप्लोरेटरी क्वेरी है वो होती है कि कोई आदमी कन्फ्यूज है पर उसको कुछ खरीदना है, पर तुरंत नहीं, वो एक्सप्लोर करना चाहता है, वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, थोड़ा सा ज्ञान अपने अंदर कंज्यूम करना चाहता है और उसको वो ईबे दिखता है। और चलो कल को कहीं पे चला गया वो कुछ हैपनिंग प्लेस पे और लोगों को देख लिया कुछ अमेरिकन जैकेट टाइप का, तो उसने आके लिख दिया विंटेज काउबॉय अमेरिकन जैकेट्स। सो उसमें उसको पूरी लिस्ट दिखी। तो अभी पीछे बैकएंड में बैठे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स है, व्हेन दे एनालाइज दिस डेटा कि इस आदमी ने ये क्वेरी टाइप करी है, तो उनके दिमाग में एकदम से क्लिक हो जाता है कि दिस इज़ नॉट अ नेविगेशनल क्वेरी, दिस इज़ एन एक्सप्लोरेटरी क्वेरी। वो सोचेगा कि ये जो यूज़र है इसको ये कंफ्यूज है या फिर ये बस इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो उस केस में अगर
ईबे को मैं पे नहीं कर रहा, कस्टमर पे नहीं कर रहा, दैट्स नॉट अ रेड फ्लैग, दैट्स अ ग्रीन फ्लैग, क्योंकि मेरा मकसद अलग है। मैं पे करने के मकसद से बाय करने के लिए नहीं जा रहा, बट मैं एक रिसर्च करने जा रहा हूँ। सो दैट इज एक्सप्लोरेटरी क्वेरी। एक एग्जाम्पल हो गया विंटेज अमेरिकन काउबॉय जैकेट्स। तो इसमें आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं दिखाएगी, आपको मिक्सचर दिख जाएंगे सर्च इंजन की क्वेरी सर्च पे। सो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हो। अब मुझे एक और क्यूरियोसिटी है, मैं पूछता हूँ कि सर्च करने पर क्या मुझे स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स, स्पॉन्सर्ड एड्स, प्रोडक्ट्स, बैनर्स वो सब दिखेंगे क्या? क्योंकि आजकल एड्स बहुत फेमस है। सो कोई भी फेमस मार्केट प्लेस है, उसकी जो सर्च फंक्शनैलिटी है उसमें भी अगर आप कोई क्वेरी टाइप करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको होम पेज में एड्स दिख जाए जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स है। आप सर्च करते हो तो उसके अंदर भी आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिख जाती है। अब आप सर्च किए iPhone 14 Pro Max, चलो मुझे सबसे पहले लिस्टिंग पे मेरा पसंदीदा फ़ोन मिला, बट जस्ट उसके नीचे एक ऐड था, वो थोड़ा सा इररिलेवेंट था, बट मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और मैंने ऐड को क्लिक कर दिया। सो तब तो मेरी इफेक्टिवनेस ऑफ सर्च मे बी इट गॉट रिड्यूस। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप सर्च करने के बाद क्या आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस मिल रहा है क्या? चलो इंटरव्यू ने बोल दिया, चलो हाँ है, स्पॉन्सर्ड एड्स है, ईबे को अपना रेवेन्यू भी देखना है, तो एड से बहुत अच्छी रेवेन्यू आ रही है, भले ये शायद से यूज़र्स को कन्वर्ट ना होने दें, फिर भी हम एड्स दिखाएंगे, दैट्स देयर बिजनेस रूल। तो इसका आंसर है यस। अब कौन से यूज़र सेगमेंट में आप फोकस कर रहे हो? इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि लोकेशन वाइज लेट्स फोकस ऑन अमेरिकाज में पूरा अमेरिका आ जाता है जो कॉन्टिनेंट है, नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा भी आ जाता है, प्लस न्यू और रिपीट बायर्स आपके यूज़र सेगमेंट है। न्यू होता है कि कोई आदमी पहली बार बाय करने जा रहा है, रिपीट आप समझते हैं। अब और एक क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा, आर वी एवेलुएटिंग ऑल सर्चेस और स्पेसिफिक कैटेगरी डोमेन? अब जो सर्च है वहाँ पे आप कुछ तो टाइप करते हो, अब पीछे बैकएंड में बैठी टीम दे आर एबल टू एनालाइज। अगर आप फ़ोन सर्च कर रहे हो, ओके इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके अंदर भी सब डिविजन है फ़ोन। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर लैपटॉप, इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन द लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो आपको इस सर्च इफेक्टिवनेस मेजर करना है सारे डोमेन, सारे कैटेगरी, सारे सर्च टाइप्स के लिए। उसके बाद आप पूछ, सिंस इट इज़ अ क्वेश्चन अबाउट इफेक्टिवनेस, बिल्कुल आप किसी चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो तो आप पूछ लेंगे कि क्या हम ऑप्टिमाइज़ कर भी रहे हैं, तो कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। सो इंटरव्यूअर बोलता है कि कन्वर्जन्स करने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स कन्वर्ट हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करें, प्लस लॉन्ग टर्म मार्केट प्लेस हेल्थ भी मेंटेन करनी है। इसका मतलब है कि ईबे करप्ट नहीं होना चाहिए। ईबे का एक मोटो है कि वो सेलर डिवर्सिटी रखता है। सेलर डिवर्सिटी का मतलब ये ऐसा नहीं कि जो टॉप सेलर्स, जो पावर सेलर्स हो, उनको सारी की सारी अहमियत मिल रही है, उनके ही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, पर जो नीश यूज़र्स और जो एकदम नए जॉइनी न्यू सेलर्स है, उनको भी एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, उनको भी ट्रैफिक मिलना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स में भी एंगेजमेंट, क्लिक थ्रू रेट होने चाहिए, और उनके प्रोडक्ट से भी कन्वर्ट होने चाहिए यूज़र्स। इन दैट वे मेंटेन मार्केट प्लेस हेल्थ। मार्केट प्लेस हेल्थ में और भी बहुत कुछ आता है, जैसे कि अल्टीमेटली इट ऑल बॉयल्स डाउन टू द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द सर्च फंक्शनैलिटी। ये एक फंक्शनैलिटी है, पीछे बैकएंड में एपीआई काम कर रही है, डेटाबेसेस में एपीआई रिक्वेस्ट, पुश पुल, क्रड ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो क्या वो सही से हो रहे हैं, क्या सर्च की लेटेंसी ना हो, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम ना ले सर्च करके प्रोडक्ट को लिस्ट करने में। थोड़ी टेक्निकल टर्म्स भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब पेन पॉइंट से तो आप मतलब समझते हैं कि कोई फ्रस्ट्रेशन क्या है, कोई यूज़र जो ईबे का सर्च यूज़ कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन है स्पेसिफिकली टू ईबे सर्च। ये ऐसी चीज़ है, ये कोई भी निकाल सकता है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप थोड़े पेन पॉइंट्स निकालिए। अब इतना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिसाइड किए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसको तो कभी स्किप करना ही मत, गार्ड रेल मैट्रिक्स या फिर DND मैट्रिक्स, डू नॉट डिस्टर्ब मैट्रिक्स। किसी को डिस्टर्ब करो पसंद नहीं आता ना, वो वाला डू नॉट डिस्टर्ब मैट्रिक्स जो नॉन नेगोशिएबल होता है। अब आप किसी भी बिजनेस में या कोई प्रोडक्ट में आप कोई नया फीचर डाल रहे हो, चलो अच्छा है, वो फीचर ने आपका गोल, आपका कन्वर्जन का गोल आपको अचीव करवा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आपके प्रोडक्ट्स से कन्वर्ट हो रहे हैं और आपको पेमेंट दे रहे हैं, पर उसके वजह से अगर कोई सेकेंडरी मैट्रिक्स जो गार्डियन मैट्रिक्स है वो इफेक्ट हो गई, मान लेते हैं ट्रस्ट चला गया, शॉर्ट टर्म आपने रेवेन्यू कमा लिया,
बहुत घिसे पिटे तरीके से आपने रेवेन्यू कमाया, पर लोगों का ट्रस्ट, विश्वास उठ गया, लोग ऐसे सोचने लगे ये तो शॉर्ट टर्म के लिए आया था, थोड़ा सा पैसा कमा लिया, पर अब हमें इस पर भरोसा नहीं रहा। तो ऐसे टाइप के मेट्रिक्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका धंधा कुछ टाइम के लिए चलेगा, फिर लोगों का ट्रस्ट इरोड हो जाएगा, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, फिर आप फ्यूचर में भी बिजनेस करने आएंगे, फिर लोगों को याद रहेगा आपने क्या किया था, क्या घिसे पिटे तरीके से लोगों का फ़ायदा उठा के आपने शॉर्ट टर्म रेवेन्यू पे फोकस किया, उसके बाद आप माफ़ी मांग रहे हो लोगों से। तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। सो ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए, सेलर की डिवर्सिटी मेंटेन होनी चाहिए, अलग अलग टाइप ऑफ सेलर्स को एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, दे शुड बी एबल टू यूज़ ईबे प्रॉपरली, दे शुड बी एबल टू कन्वर्ट देयर प्रोडक्ट्स प्रॉपरली यूजिंग द कस्टमर्स मतलब बायर्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ बायर की भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो पावर सेलर्स में आपको टॉप ब्रांड्स है, टॉप ब्रांड शुड नॉट एक्सप्लॉइट न्यू सेलर्स, नीश सेलर्स, और नीश सेलर्स को भी एंटरटेनमेंट एंड ट्रैफिक मिलना चाहिए प्रॉपर, सो दैट दे डोंट फील आइसोलेटेड और अल्टीमेटली दे विल लीव द प्लेटफॉर्म। दैट्स नॉट द गोल ऑफ ईबे। ईबे नहीं चाहता कि छोटे सेलर्स चले जाए, छोटे सेलर्स भी बहुत अच्छे रेवेन्यू देते हैं ईबे को। सो छोटे सेलर्स, नीश सेलर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूजर सेगमेंट दैट वी कैंट स्किप। एक होता है सर्च लेटेंसी। अब जो सर्च की बटन है, सर्च में आप क्लिक कर रहे हो, कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाने चाहिए। अगर वो बहुत टाइम ले रहा है, दैट्स अ टेरिबल प्रोसेस। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा और मैं शायद से ईबे कभी भी यूज़ ना करूँ। ये टेक्निकल टर्म होती है, तो इसको ये भी एक गार्ड रेल मेट्रिक है। रिटर्न एंड डिस्प्यूट रेट एक बहुत अच्छी गार्ड रेल मेट्रिक है, क्योंकि अगर सर्च की इफेक्टिवनेस आपको मेजर करनी है और कुछ क्वेरी आपने टाइप किया, सर्च आया, चलो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, पर यूज़र ने चलो कुछ गलती से ख़रीद लिया उसको, अब उसको पता चला ये तो वो प्रोडक्ट नहीं था, अब उसने रिटर्न कर दिया। जितना ज़्यादा रिटर्न करेगा उसका ये मतलब है कि सर्च की इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं है। सर्च क्वेरी इज़ नॉट गिविंग द प्रॉपर इंटेंडेड प्रोडक्ट दैट द यूज़र इज ट्राइंग टू सर्च यूजिंग हिज क्वेरी। सबसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना कभी मत भूलना है ऐसे टाइप ऑफ सिनेरियो पे, क्योंकि आप इफेक्टिवनेस, आप अल्टीमेटली अपने आंसर्स के थ्रू ऐसा एक डायरेक्शन दे रहे हो इंटरव्यूअर को कि आप एकदम इफेक्टिव बना के रहोगे कैसीनी को ईबे सर्च एल्गोरिथम में। तो जब आप एकदम इफेक्टिव बना चुके हो, उसके बाद व्हाट इज द स्टेटस, व्हाट डज सक्सेस ऑफ कैसीनी लुक लाइक, हाउ डू यू इवैल्यूएट द सक्सेस। अब हमने जो इतना सारा डिस्कस किया, ये सभी इसके सक्सेस है, तो ऑल ऑफ द अबव लिख दिया। और आगे हम नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स भी आ जाएंगे। नॉर्थ स्टार मैट्रिक्स को जब आप फोकस करोगे, जब आप वो भी अचीव करोगे, दैट इज ऑल्सो एन अल्टीमेट सक्सेस ऑफ कैसीनी। तो जो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने के बाद आप स्टेप 1 पे कूदते हैं, या फिर स्टेप 2 बोल लो, बट चलो स्टेप 1 बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव हमको लिखने हैं। तो प्रोडक्ट आपका है ईबे का सर्च एल्गोरिथम कैसीनी। सो इसके बेसिस में ये क्लियर है कि हमको कन्वर्जन बढ़ाने हैं। कन्वर्जन का मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट करना है सर्च के थ्रू। सो आपको इंक्रीज करना है GMV, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू सिंपल टर्म्स में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बस सिंपल टर्म्स में आप इतना मान लीजिए, मान लेते हैं अमेजोन है, अमेजोन में कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी तो आता नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल है, मे बी बिलियंस ऑफ पीपल, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट जितने भी लोग आके कार्ट में ऐड करके फाइनल परचेज कर लेते हैं, वो जो अमाउंट जनरेट होती है, इसको हम मान लेते हैं दैट इज़ द GMV। सो ईबे में क्या हो जाएगा, जितने लोग, चूँकि ये सर्च है तो सर्च के थ्रू आके पेमेंट कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, जितना डॉलर अमाउंट जनरेट हो रहा है ईबे के पास जा रहा है, दैट इज द GMV। हमको यही तो अल्टीमेटली इंक्रीज करना है थ्रू एंड टू एंड सर्च जर्नी। सर्च के थ्रू जाके हमको पैसा कमाना है। कैसीनी का हम गोल लिख देते हैं, दैट इज टू मैक्सिमाइज द हाई क्वालिटी सर्च एट्रीब्यूटेड GMV। सर्च एट्रीब्यूटेड GMV से मतलब समझिए जो GMV दैट वेंट अहेड थ्रू सर्च इनिशिएशन while preserving long-term eBay marketplace sustainability। ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज ऑल्सो द गार्ड रेल मेट्रिक्स, इफ़ यू रिमेंबर। हमने यहाँ पे लिखा नहीं, पर यहाँ पे ज़रूर लिख देते कि मार्केट प्लेस हेल्थ भी मेंटेन करनी है, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, नॉन क्वेश्चनेबल। हमको थोड़ा सा बायर रेलेवेंस भी रखना है कि बायर को रेलेवेंट यूज़र एक्सपीरियंस मिले और रेलेवेंट प्रोडक्ट्स मिले, तो दैट इज़ ऑल्सो गार्ड रेल मेट्रिक। सो आपको सर्च एट्रीब्यूटेड GMV बढ़ानी है while maintaining eBay marketplace sustainability। अब eBay जो प्रोडक्ट है, as I told you, it is a B2B, B2C and C2C focus। so इसके 3 पार्ट्स आप ले सकते हैं। एक बायर्स आते हैं जो एक इंटेंट के साथ आते हैं कि उनको कुछ सर्च क्वेरी करना है, बायर को रेलेवेंस चाहिए जो प्रोडक्ट्स
और जो प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंट्री है वो सेलर्स लाते हैं, सेलर्स इज अ वेरी ह्यूज पार्ट। एंड देन कम्स द मार्केट प्लेस हेल्थ। मार्केट प्लेस हेल्थ के बिना ये सिस्टम फेल है। सेलर्स के अपने कैटेगरीज है कि पावर सेलर्स हो जाते हैं, मिड टीयर सेलर्स हो जाते हैं, नीश न्यू सेलर्स हो जाते हैं। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रेड फ्लैग क्या हो सकता है कि अगर हम सारा का सारा ऑथोरिटी पावर सेलर्स को दे दें कि ईबे का सर्च एल्गोरिथम अब से ऐसे काम करने लगा कि जो पावर सेलर्स है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, एक तो उनकी ऑथोरिटी स्कोर ज़्यादा होती है, वो सर्च में ज़्यादा आते हैं, उनके कीवर्ड ज़्यादा काम करते हैं, उनको सर्च रैंकिंग ज़्यादा मिलती है, शायद से उन्होंने एड्स और पेमेंट भी ऐसे कर रखे हैं कि इनको ही रेलेवेंस मिल रही है और सारी की सारी ट्रैफिक इनके पास आ रही है। तो दिस इज डायरेक्टली हर्टिंग द मोटो एंड अनदर प्रिंसिपल ऑफ ईबे that it hugely follows, that is entertaining the mid tier and the niche new sellers। अब सोचिए सारा का सारा फोकस, सारा का सारा पावर सेलर्स को मिल जाए और वही अपना आइटम्स बेच रहे और मिड टियर और नीच नहीं बेच। चलो मिड टियर में भी एकदम जो टॉप कैटेगरी में आते हैं दे आर अबाउट टू ट्रांजिशन इनटू पावर सेलर्स, दे विल बी हैप्पी, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मिड टियर एंड द नीच न्यू सेलर्स दैट आर फार अवे फ्रॉम द पावर सेलर्स। उनको अहमियत नहीं मिल रही, उनके प्रोडक्ट्स सर्व नहीं हो रहे, कस्टमर्स एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे, कस्टमर्स का फुटफॉल नहीं आ रहा, CTR नहीं आ रहा, सो इनको नुकसान है। सो अल्टीमेटली दे विल लीव eBay प्लेटफॉर्म, दे विल ट्राई सम अदर लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। सो eBay का जो सेलर डिवर्सिटी है उसको डायरेक्ट धक्का पहुंचता है, गार्डरेल मेट्रिक इफेक्ट हो जाती है, दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। सो द बिग चंक ऑफ ऑडियंस विल लीव। ऐसे आप करो, आपसे विश्वास उठ जाएगा और जो बाकी के जो 2 यूजर सेगमेंट्स है दैट आर जनरेटिंग बिलियंस ऑफ रेवेन्यू फॉर eBay, दैट विल लीव। सो ऐसा रेड फ्लैग नहीं करना है जो गार्ड रेल को अफेक्ट करती हो। तो अभी अपन स्टेप 2 पे कूदते हैं। हमको अभी एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी नॉर्थ स्टार मेट्रिक सेट करनी है। अब नॉर्थ मतलब ऊपर, स्टार मतलब पता है आपको। सो एक नॉर्थ स्टार का मतलब है हमको कहाँ पे जाना है। अल्टीमेटली जब हम इफेक्टिव बना देंगे उसको ट्रैक कौन करेगा? उसको एक नॉर्थ स्टार ट्रैक करेगा। अगर कुछ चीज़ है, आप कुछ चीज़ को हासिल करना चाहते हो, विदाउट ट्रैकिंग इट मेक्स नो सेंस, आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। आप जा भी रहे हो तो शायद से आपका डायरेक्शन कहीं पे चेंज हो जाएगा। सो इसलिए नॉर्थ स्टार मेट्रिक आपको डायरेक्शन दिखाता है कि यहाँ पे जाना, और इसको बढ़ा के रखो, इसको बढ़ाओ अल्टीमेटली। सो योर दैट्स हाउ यू अल्टीमेटली इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ कैसीनी। सो चूंकि हमको ये सारे क्वेश्चन तो फिक्स्ड है, इस पे हमेशा आपकी नज़र रहनी चाहिए। अच्छा मुझे दिखता है मुझे कन्वर्ट करने सर्च के थ्रू कन्वर्ट करने, सर्च के थ्रू पैसे लाने। मैंने बहुत प्यारी सी नॉर्थ स्टार मेट्रिक सेट कर दी कि मुझे GMV पर सेशन चाहिए, दैट इज सर्च एट्रीब्यूटेड। मतलब यूज़र सर्च करके जितना कन्वर्ट हो रहे हैं, जितना ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू दे आर हैंडिंग ओवर डॉलर्स टू eBay बिजनेस थ्रू सर्च इनिशिएशन, दैट इज माई नॉर्थ स्टार मेट्रिक। अब ये क्यों नॉर्थ स्टार मेट्रिक है? अच्छा पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ चीज़ें जो हो सकती है नॉर्थ स्टार मेट्रिक शायद से उनके करीब है या फिर नहीं है, और मैंने यही क्यों चूज़ किया और ये सब क्यों नहीं चूज़ किया। अच्छा जब आई एज ए यूज़र मैं कुछ सर्च करता हूँ, बहुत अच्छी चांसेस है कि मैं क्लिक थ्रू कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट की लिस्ट को क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक थ्रू रेट्स मेरे बढ़ रहे हैं, मेरे क्लिक्स बढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली मैं जाके परचेज नहीं कर रहा हूँ। इज दैट मेकिंग सेंस टू द बिजनेस ऑब्जेक्टिव? मैं बस क्लिक कर ही जा रहा हूँ, अल्टीमेटली बाद में जाके मैंने लैपटॉप शट डाउन कर दिया और मैं सो गया। तो वो क्लिक और CTR ने तो मुझे कन्वर्ट GMV वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया। सो दैट इज वेग विदाउट कन्वर्शन। अगर आप सिर्फ क्लिक कर रहे हो पर कन्वर्ट नहीं हो रहे हो, दैट अलोन CTR and clicks without conversion is misleading. So you cannot put this as North Star metric. और क्या क्या कर सकते हो? और जो प्रोडक्ट लिस्ट हो रही है उसको आप व्यू कर रहे हो, व्यू आप कितने भी बार कर सकते हो, 1000 बार कर रहे हो, पर आप खरीद नहीं रहे हो। आप इंप्रेशन का भी मतलब वही होता है, कोई प्रोडक्ट आ गई लिस्टिंग सर्च के थ्रू, उसको आपने एक बार देखा, स्क्रॉल नीचे कर गए, वापस ऊपर आ गए, 2 बार देखा, ऐसे पता नहीं कितने बार देख लोगे आप उसको शायद क्लिक भी कर रहे हो पर खरीद नहीं रहे हो। फिर उसके बाद रीच, कितने डिफरेंट अकाउंट्स को वो प्रोडक्ट्स दिख गए, कितनों ने एंगेजमेंट किया। एंगेज का मतलब उस प्रोडक्ट को किसी और को शेयर कर दिया, उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर दिया, पर अल्टीमेटली खरीदा नहीं। पर विदाउट कन्वर्शंस दीज फिगर्स आर मिसलीडिंग। सो दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग सर्च एट्रीब्यूटेड GMV सेशन। ये क्या देता है? ये हमको अल्टीमेटली मोनेटाइजेशन प्रायोरिटी करता है, मतलब मोनेटाइजेशन को सक्सेसफुल दिखाता है, क्योंकि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट्स द GMV, तभी तो डॉलर वैल्यू मिल रहा है eBay को। दूसरा, इट डिपिक्ट्स एफिशिएंट कन्वर्जन्स। फिर
इट डिपिक्ट्स SERP रेलेवेंस क्वालिटी. अब SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. गूगल में आप सर्च करते हो कुछ, गूगल की सर्च इंजन पे फिर जो आपको दिखती है दैट इज SERP रिजल्ट्स, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. जो सर्च के इंजन आई उसमें क्या क्या रिजल्ट पेजेस आए, दैट इज SERP. सो इंटरनल कैसीनी जो ईबे का सर्च इंजन है उसका भी अपना SERP रिजल्ट्स आते हैं. अब जितना ज़्यादा सर्च एट्रीब्यूटेड GMV पर सेशन, इसका मतलब सर्च करके लोगों को रेलेवेंट क्वालिटी आइटम्स मिले उनके इंटेंट के हिसाब से. दैट इज़ वाई दे आर बाइंग एंड पेइंग एंड दे आर गेटिंग कन्वर्टेड. तभी तो GMV आ रहा है. सो इसका मतलब है कि जो सर्च रिजल्ट पेजेस है उसमें रेलेवेंट प्रोडक्ट मिला उनके इंटेंट के हिसाब से. अगेन इंटेंट कम्स इन. सो इंटेंट मैच परचेजेस, परचेज तो हो रहा है GMV. सो यूज़र का इंटेंट मैच कर रहा है वो सर्च. That's why that search is effective. So this North Star metric will impress your interviewer. So ऐसे चीज़ के लिए ऐसा कुछ North Star metric लेके आओ. तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और स्टेप 3 पे आते हैं जहाँ पे हम फोकस करेंगे बायर एक्सपीरियंस मेट्रिक्स. क्योंकि बायर एक यूजर सेगमेंट है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है थोड़ा मेट्रिक्स टर्म्स में समझते हैं. सो अभी मैं आपको एक, मान लेते हैं इंटरव्यूअर ने हमको एक प्रॉब्लम दे दी, एक बिजनेस प्रॉब्लम दे दिया. सो अभी यूजर पेन पॉइंट नहीं, so this is the pain point and the problem of business. इंटरव्यूअर बोल रहा है कि लो कन्वर्जन्स आ रहे हैं, मतलब कम लोग या फिर कम डॉलर वैल्यू जनरेट हो रहा है, मतलब कम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं. दैट इज द प्रॉब्लम. दैट रियली मैचेस आवर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की ईबेस का अर्निंग्स बढ़ाना है. सो द प्रॉब्लम इज लो कन्वर्जन ऑफ यूजर्स थ्रू सर्च. सो इस लो कन्वर्जन को रेक्टिफाई करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा ह्यूज फोकस होने वाला है टू फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द सर्च क्वेरी एंड द फाइनल परचेज. कि मतलब ईबे के सर्च इंजन में कोई सर्च क्वेरी कर रहा है और फाइनल परचेज, उसके बीच में कैसा कैसा फ्रिक्शन, कैसा कैसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस पर मेरा हैवी फोकस होने वाला है. तो दिस इज माई हैवी फोकस सेक्शन. तो इसमें मुझे 5 मेट्रिक्स बहुत खूबसूरती से दिख रहे हैं. सबसे पहला है सर्च टू परचेज कन्वर्जन रेट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सर्च सेशंस दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पेड यूजर्स. दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग मेट्रिक. उसके बाद मुझे क्लिक थ्रू रेट दिख रहा है. अगर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में कितने क्लिक्स कर रहा हूँ, बट दिस इज एन अर्ली रिलेवेंस इंडिकेटर. दिस इज नॉट द फाइनल सक्सेस मेट्रिक. इसके रीजंस है क्योंकि CTR को इन्फ्लेट करा जाता है. अब मैं सर्च कर रहा हूँ कुछ क्वेरी से और कुछ आ रहा है, मैं अंधाधुन कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हमारा कन्वर्शन बढ़ रहा है. हमारा कन्वर्शन स्टिल लो है, बट चूंकि हमने बहुत क्लिक्स कर दिए, अलग अलग सेक्शन खोले, अलग अलग प्रोडक्ट्स खोले, बस बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी हमारा CTR बढ़ गया, इन्फ्लेट हो गया. ऑल्सो एग्रेसिव डिस्काउंटिंग अगर दिया जाता है तो हम खोल के देखते हैं डिस्काउंट कितना है, पर फाइनली शायद से हम खरीदते नहीं हैं. एग्रेसिव डिस्काउंटिंग इज द रीज़न. क्लिक बेट स्टाइल थंबनेल्स, बहुत फ्लैशी स्टाइल में लिस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से आंखों को बहुत क्यूरियोसिटी और बहुत इंट्रीगिंग लगा, जिसकी वजह से हमने क्लिक कर करके CTR को आर्टिफिशियली हमने इन्फ्लेट कर दिया. सो एट द एंड इट हार्म्स द कन्वर्जन एंड द ट्रस्ट लेटर. सो दिस इज एन अर्ली रिलेवेंस इंडिकेटर. ये फाइनल नहीं होता. तीसरा है टाइम टू परचेज. जब सर्च किया और सर्च करके परचेज करने तक का कितना टाइम लगा हमको, दैट इज अ यूजफुल बायर एक्सपीरियंस. चौथा है क्वेरी रिफॉर्मुलेशन और रिफाइनमेंट रेट. अब कोई बायर आता है, उसने एक पर्टिकुलर क्वेरी लिखी, मान लेते हैं रेड मार्कर लिख दिया सर्च इंजन पे. अब आता है सबसे टॉप में रेड मार्कर नहीं आता, ग्रीन मार्कर आ जाते, ब्लू मार्कर आ जाते, ब्लैक मार्कर आ जाते. उसके बाद उसको और फिर फिल्टर लगानी पड़ रही है कि कलर को रेड चूज करो, फिर एक ब्रांड सिलेक्ट करो इसका. तो जो सर्च में उसने क्वेरी लिखा उसका इतना असर नहीं हुआ, तो वो उस क्वेरी को रिफाइन कर रहा है या रिफॉर्मुलेट कर रहा है. जितना ज़्यादा वो रिफॉर्मुलेट करेगा दैट्स अ बैड बायर एक्सपीरियंस. सो उससे वो परेशान हो जाता है. उसका मतलब है कि पोअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेरी इंटेंट. So that can also be a huge factor in understanding the buyer experience. पांचवा है जीरो रिजल्ट रेट. इसका मतलब अगर मैं एक बायर हूँ, मैं जाके सर्च कर रहा हूँ कुछ, मैंने कुछ कर दिया, कुछ सर्च किया जैसे एप्पल मैकबुक प्रो. अब होता ये है कि मुझे कुछ रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है सर्च पेज में ईबे के अंदर. सो उसका वो इसलिए होता है कि देयर इज अ कैटलॉग गैप.
अभी कोई सेलर है ही नहीं जिसके पास वो प्रोडक्ट हो, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. सेकेंड इज इंडेक्सिंग फेलियर, दैट्स अ टेक्निकल इशू. असल में प्रोडक्ट है बट सिस्टम के अंदर इंडेक्स फेलियर हो रहा है. और फिर सर्च क्वेरी पार्सिंग इशू आ जाती है. सो दो तो टेक्निकल इशू आ गए इसमें. और तीसरा है कि प्रोडक्ट जेन्युइनली नहीं है ईबे के पास. सो दैट रियली अफेक्ट्स द बायर एक्सपीरियंस. अब हम इन पांचों को भी बहुत अच्छे से और तोड़ सकते हैं. सो हमने डिस्कस किया था कि जो क्वेरी टाइप्स है, हम दो क्वेरी टाइप से फोकस कर रहे हैं, नेविगेशनल और एक्सप्लोरेटरी. सो इसके पहले के जो मैंने 5 मेट्रिक्स दिखाए थे, अभी हम उनमें से 2 मेट्रिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेविगेशनल क्वेरी एंड एक्सप्लोरेटरी क्वेरी. सबसे पहले नेविगेशनल क्वेरी, ये हाई इंटेंट यूजर्स होते हैं. एक एग्जांपल ले लेता हूँ नेविगेशनल क्वेरी का कि सर्च बार पे मैंने टाइप मारा iPhone 15 Pro Max 128 GB अनलॉक्ड. अब इससे आप क्या समझते हैं? अब मान लेते हैं कोई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, MySQL डेटाबेस है, उसमें आप कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं? यू आर ऑन अ रिट्रीवल मोड, यू आर नॉट यू आर ऑन द रिट्रीवल मोड. सो आप एग्जैक्ट स्पेक्स देते हैं, आप बहुत बढ़िया सा क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर एज इज इक्वल टू 18. सो आप एग्जैक्ट स्पेक्स, टेक्स्ट स्पेक्स दे रहे हैं जिसके बेसिस में आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए. दिस इज सिमिलर टू डैट. आप हाई इंटेंशनल हो, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो और आपको ये खरीदना है, उस मकसद से आप ये सर्च बार पे डाल रहे हो. एक्सप्लोरेटरी क्वेरी में आप श्योर नहीं हो. सो आपका क्वेरी कुछ ऐसा होगा, विंटेज काउबॉय बूट्स, जिसके बेसिस पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी अ डिवर्सिटी, दैट विल बी डिवर्स एरे ऑफ ऑप्शंस दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम. अब बायर मेंटल स्टेट देखते हैं फॉर नेविगेशनल क्वेरी. द बायर इज हाईली सर्टेन, सर्टेनिटी लेवल इज हाई, इट्स स्काईरॉकेटिंग, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता है उसको खरीदना क्या है, उसके बेसिस में वो कमांड दे रहा है. अब एक्सप्लोरेटरी क्वेरी में लो सर्टेनिटी होता है क्योंकि जो बायर होता है वो ब्राउजिंग और एक्सप्लोरिंग मोड में होता है, उसका मेंटल स्टेट एकदम रिलैक्स होता है, उसको बस चेक करना है क्या क्या अवेलेबल है, उसको रिसोर्सेज कंज्यूम करना है. अब CTR के बेसिस में हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज द क्लिक थ्रू रेट. अब जब हाई सर्टेनिटी होती है नेविगेशनल क्वेरी पे, हमने एक स्पेसिफिक क्वेरी दिया, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने इतना कुछ दे दिया है, हमको फिल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. जब सर्च में रिजल्ट होके आए वो फिल्टर्ड होना चाहिए और प्रोडक्ट लिस्टिंग का फर्स्ट रैंक या सेकेंड रैंक वाला जो प्रोडक्ट होगा वही मैच कर जाना चाहिए. तो हमारा जो हाई CTR होगा दैट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द टॉप फर्स्ट और द सेकेंड रिजल्ट. द बायर शुड फाइंड इट फास्ट, एकदम पहली शुरुआत में ही रिजल्ट मिल जाना चाहिए. पर इसमें जो CTR होगा दैट वुड बी स्प्रेड अक्रॉस द रिजल्ट बिकॉज ही इज इन द एक्सप्लोरेशन फेज. अगर उसका CTR बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो रहा है ऑन द टॉप फर्स्ट और सेकेंड रिजल्ट, दैट्स अ रेड फ्लैग. बट इट्स अ ग्रीन फ्लैग इफ द CTR इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल पेजेस अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्टिंग्स. क्योंकि नेचुरली जो बायर है वो एक्सप्लोरेटरी क्वेरी से ब्राउज करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है. अब एक्सपेक्टेड कन्वर्जन पैटर्न जो होता है इसमें फास्ट होता है, डायरेक्ट होता है, क्योंकि शुरुआत में मिल जाता है, फ्यू क्लिक्स होते हैं, शॉर्ट सेशंस होते हैं. पर इस पे वो तुरंत खरीदना नहीं चाहता, लॉन्गर जर्नी होती है, मल्टी सेशन होते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आज मैंने देखा, फिर मैं बोर हो गया, बंद कर देता हूँ, फिर कल वापस देखा, परसों वापस देखा, ऐसे मैं दिन दिन देख रहा हूँ और कुछ दिनों बाद मैंने खरीद लिया. वॉच सर्च मस्ट गेट इट राइट. इसमें प्रिसीजन होती है, एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल होता है, एग्जैक्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं. हमने प्राइस के कंडीशंस दे दिए, जैसे कि 128 GB होनी चाहिए, पूरे कॉन्स्टेंट्स फिल्टर लगा दिए. इसमें डिवर्सिटी होनी चाहिए, वैलिड स्टाइल्स होने चाहिए. अब आपको 2-4 चीज़ें ये याद रखनी होती है कि हर कोई यूज़र हमेशा एक्सप्लोरेटरी यूज़र नहीं होता, कभी हमेशा नेविगेशनल यूज़र नहीं होता. एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताता हूँ. जैसे कि आप घर खरीदने जाते हैं, आपने डे 1 पे रिसर्च करना चालू किया, एट दैट टाइम यू आर एन एक्सप्लोरेटरी यूज़र. आप अलग अलग बिल्डर के पास जाके समझ रहे हो कॉन्सेप्ट घर का, कैसा बालकनी होने वाला है, कितने बाथरूम होने चाहिए, कितने बेडरूम होने चाहिए. फिर आप अपने रिक्वायरमेंट समझते हो कि आप कपल हो या सिंगल हो, आपके बच्चे हैं कि नहीं. उसके बेसिस पे आप घर खरीदते हो. सबको फिजिबल लगना चाहिए, सबके लिए वायबल होना चाहिए. सो शुरुआत के 1 महीने 2 महीने आपने पूरा तलाशा, यू आर इन द एक्सप्लोरेटरी फेज. फिर आपने पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया कि इस एरिया पे इतने बिल्डर से इतने घर अवेलेबल है,
उसमें से मुझे एक बेस्ट घर चूज़ करने आना है। 5 घर थे, 5 में से एक फ़िल्टर आउट कर लिया। और जब आप एक फ़िल्टर आउट कर लेते हो, फिर एक उसका पूरा ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी होता है, देन यू बिकम अ नेविगेशनल बायर। आप पूरा कंडीशन देते हो कि मुझे ये घर देना, इसमें बाथरूम 2 होने चाहिए, इसमें किचन 1 होना चाहिए, इसमें बालकनी 2 होने चाहिए, देन यू बिकम अ नेविगेशनल यूज़र। सिमिलरली अगर आप ईबे के टर्म्स में समझे, अगर आपको एक बहुत महंगी चीज़ खरीदनी है, आप शुरुआत से नेविगेशनल यूज़र नहीं होता, आप शुरू में एक एक्सप्लोरेटरी यूज़र होते हैं जो शुरुआत के 10-15 दिन पूरा ईबे रिसर्च करता है, प्लस अपने कॉम्पिटिटर्स भी रिसर्च करता है, जैसे कि अमेजोन हो गया, बेस्ट बाय हो गया। पूरा रिसर्च करने के बाद उसके पास आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट आ जाता है कि कहाँ पे सस्ता है, कहाँ पे महंगा है, कौन सा वाला प्रोडक्ट आपको खुशी देगा। 30 दिन हो गए आपको रिसर्च करते हुए, फिर 31 दिन में आप आए, आपने सीधा फॉर 30 days यू वर सर्चिंग विंटेज काउबॉय बूट्स, आपने सारे स्पेक्स कंज्यूम कर लिए। अब 31st डे को आप टैग मारे हो विंटेज काउबॉय बूट्स साइज 28 पैटर्न दिस, अलग अलग फिल्टर्स लगा दिए, देन यू बिकम अ नेविगेशनल बायर। आपको तुरंत खरीदना है तब, पर इस फेज में आपको तुरंत नहीं खरीदना है। अब मैट्रिक्स डेंजर जोन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आपका CTR नेविगेशनल क्वेरी पे लो आ रहा है ऑन द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट्स गेटिंग लिस्टेड ऑन द सर्च क्वेरी और द सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज़ अ बैड रैंकिंग, दैट इज़ अ मेजर रेड फ्लैग। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि CTR हाई होना चाहिए ऑन द फर्स्ट 2 रिजल्ट्स। इसका मतलब है अगर लो CTR है ऑन द टॉप रिजल्ट, आपका जो आइटम दैट इज लिस्टेड दैट इज रॉन्ग आइटम लिस्ट हुआ है ऊपर, इसका मतलब है कि रैंकिंग में प्रॉब्लम है, और जिसके वजह से जो करेक्ट आइटम है दैट इज गेटिंग बेरीड डीप विद इन रॉन्ग आइटम्स। मान लेते क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा आ रहा है ऑन नंबर 8, दैट्स प्रॉब्लम बिकॉज हमने पूरा इंटेंट के साथ दिया था, और नंबर 8 में वो क्या कर रहा है, उसको नंबर 1 या नंबर 2 में होना चाहिए। इसका मतलब कुछ रैंकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्च के इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम है। हालांकि अगर एक्सप्लोरेटरी क्वेरी की बात करें, अगर लो CTR आ रहा है नंबर 1 पे, दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉट रेड फ्लैग, आप अपना ब्रेन यूज करिए। पर मैं एक और चीज़ बोल दूंगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लोरेटरी फेज पे जा रहे हैं, अगर फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग पे ही लो CTR है, इसका मतलब है कि शायद से CTR स्प्रेड अक्रॉस है, अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स। दैट्स द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी क्वेरी। उसमें उसको तुरंत कन्वर्ट नहीं होना है, तुरंत पेमेंट नहीं करना है, दैट्स नॉट द गोल। सो द गोल इज बीइंग अचीव। सो आप अपना दिमाग लगाए और इसको फिल कर सकते हो। सो इससे ये सीख मिलती है कि सारे के सारे जो क्वेरी है दे डू नॉट कम विद द सेम इंटेंट। So the key takeaways as a PM, the PM lesson is, if the eBay search team ships an algorithm change in their software and then they go on calculating the aggregate CTR that's going up, that might be misleading without segmentation based on the query types. So as a PM, the right questions that you need to ask to the team and to yourself is, did the navigational CTR on the first position product improve, or is it going up? Did it improve or not? Did the audience or user conversions went in the right direction for both the query types, navigational and exploratory, for both the segments? And did the exploratory session resulted in more diverse click patterns and click-through rates spread across multiple product pages and multiple product listings? These are some of the right questions that you need to be asking. Now, I want to talk something about the secondary or diagnostic metrics. They are also the leading warning systems. They are not the outcome metrics because वो outcome नहीं देते कि specific GMV number value नहीं specify करते कि ultimately search attributed GM value कितना हुआ finally, but they act as a very good warning systems so that they catch out the errors early और बाद में जाके situation troublesome ना हो जाए, बाद में जाके out of control situation ना आ जाए, मतलब कि GMV बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया और आपको बहुत लेट पता चल रहा है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आना चाहिए। तो आप रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको मिटिगेट कर रहे हो ऑन टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ऑफ कैसीनी। सो 3 चीज़ें हैं, जीरो रिजल्ट रेट, रिफाइनमेंट रेट और टाइम टू परचेज। अब जीरो रिजल्ट रेट वो होता है कि कस्टमर कुछ टाइप कर रहा है सर्च इंजन पे, उसको क्वेरी मिल नहीं रहा है, मतलब
रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहा है इसके. दिस इज अ हार्ड फेलियर बिकॉज द बायर इज गेटिंग नथिंग, द कैटलॉग इज कम्प्लीटली एम्प्टी. तो बायर का कन्वर्ट होने का कोई चांसेस ही नहीं है. इसके रीजंस ये होते हैं कि कैटलॉग गैप है, या तो ईबे के डेटाबेस में सही में वो आइटम है ही नहीं जो यूजर ने सर्च किया है, या फिर एनएलयू फेलियर हो जाता है, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग फेलियर. जो भी नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी टाइप किया गया है और उसको सर्च किया गया है, तो कैसीनी के सर्च एल्गोरिथम ने उसको पार्स ठीक से नहीं किया, एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट इज अ मिसरेड क्वेरी. सो यूज केसेस, बायर टाइप्स सोनी बेटामैक्स डेक. दिस इज वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, बहुत पुराना प्रोडक्ट है जो अभी डीकमीशन या रिटायर भी हो चुका है, अभी कोई लेता नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि ये अभी ईबे में हो. सो इसका जीरो रिजल्ट आता है. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि क्वेरी लिखा पर उसका कुछ रिजल्ट आया ही नहीं. दिस इज नॉट एनएलयू फेलियर, बट वो आइटम सही में एग्जिस्ट ही नहीं करता अभी. अब एज अ पीएम हाउ विल यू टैकल दिस सिचुएशन इज, अगर कैटलॉग गैप है देन यू हैव टू इंसेंटिवाइज सेलर एक्विजिशन पुश. आपको सेलर को मोटिवेट करना पड़ेगा या कुछ करके मार्केटिंग करना पड़ेगा कि सेलर जाके वो पर्टिकुलर आइटम को लेके आए ईबे में, क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं, लोगों की डिमांड है वो पर्टिकुलर क्वेरी की, और वो आइटम अभी ईबे के सर्च पे नहीं है. सो यू हैव टू मोटिवेट द सेलर्स टू एक्वायर दोज एंड लिस्ट दोज एट ईबे's पेज. अगर दूसरा, इफ दैट इज एन एनएलयू फेलियर देन दैट इज अ टेक्निकल इशू, देन देयर इज then the search model Cassini Parser needs to be retrained. अब दूसरा है रिफाइनमेंट रेट. रिफाइनमेंट रेट से आप ये समझिए कि मैं एज ए यूज़र मैं कुछ क्वेरी टाइप कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट तो मिल रहा है पर आई एम बीइंग शोन द रॉन्ग प्रोडक्ट्स एट द टॉप, या फिर बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, या फिर जो मैंने स्पेक्स दिए हैं, जैसे कि एज अ बायर मेरा यूज़ केस है, मैं रेड वुल कोट वुमेन ऐड कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, अब मुझे उसके लिए रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मेंस के कोट मिल गए, चाइल्ड के कोट मिल गए, अच्छा वुल कोट वुमेन के मिल गए पर पिंक कलर में मिल गए. दीज आर बीइंग शोन एग्रीगेटेड एज अ टॉप रिजल्ट वैल्यूज. सो मुझे फिर फर्दर फिल्टर ऐड करना पड़ रहा है, सर्च के अंदर जाके मुझे फिल्टर में वापस से रेड कलर डालना पड़ रहा है, मटेरियल में वुड डालना पड़ रहा है, जेंडर मेल वुमेन सेलेक्ट करना पड़ रहा है. तो these three corrective actions should have been taken care by the Cassini search algorithm on the first place, on the first interpretation of the query. So wo hua nahi, that's an example. So it's a soft failure because the wrong product is listed and the buyer, as a buyer and the user, I had to correct the search, जबकि ये automatically हो जाना चाहिए था search algorithm के response पर. इसका रूट कॉज ये होता है कि ब्रॉड रिजल्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने जो क्वेरी लिखा हुआ वैसा आपको मिला नहीं. दूसरा है रॉन्ग रैंकिंग. करेक्ट आइटम जो है दैट इज बेरीड डीप इनसाइड, करेक्ट आइटम इज बेरीड डीप इनसाइड रॉन्ग आइटम्स. तो जो रॉन्ग आइटम्स है दे आर लिस्टेड एट द टॉप, सो दैट इज अ रूट केस. नाउ यू एज अ पीएम हाउ विल यू, व्हाट इज द एक्शन ट्रिगर फॉर द पीएम. इसमें आप ये समझिए कि आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा वो सारे क्वेरीज दैट इज बीइंग रिजल्टेड इन हाई रिफाइनमेंट रेट. वो सारे क्वेरीज आपको इन्वेस्टिगेट स्टडी करने पड़ेंगे, जिसको पहले सर्च में यूज़र खुश नहीं है, उसको बार बार रिफाइन या रिफॉर्मेट करना पड़ रहा है उस क्वेरी को. तो उसका मतलब है हाई रेट है, रैंकिंग वगैरह. तीसरा है टाइम टू परचेज. अब टाइम टू परचेज क्या होती है, कोई आदमी सर्च के थ्रू जा रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है अल्टीमेट परचेज करने के लिए, दैट शुड बी इनिशिएटेड थ्रू सर्च. इसमें जो फ्रिक्शन सिग्नल है दैट इज राइट आइटम शोन बरीड हार्ड टू फाइंड. बायर यूज केस है कि बायर एक क्वेरी टाइप मारता है विंटेज रोलेक्स डेट जस्ट. दिस इज एन एक्सप्लोरेटरी क्वेरी, सो उसको बहुत सारी लिस्टिंग्स मिलती है, मान लेते हैं 40+ या 100+ लिस्टिंग्स मिल जाती है. अब उसका टाइम बढ़ गया, टाइम टू परचेज इंक्रीज हो रहा है, लॉन्ग टाइम है, फ्रिक्शन है, और आपको एज अ पीएम व्हाट यू हैव टू डू इज इम्प्रूव रैंकिंग प्रिसिजन और लिस्टिंग डेटा क्वालिटी. सो ये तीन जो है जीरो रिजल्ट्स रेट, रिफाइनमेंट रेट, टाइम टू परचेज, दे आर सेकेंडरी मेट्रिक्स एंड दे एक्ट एज लीडिंग वार्निंग सिस्टम्स. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट द आउटकम मेट्रिक्स. वो फाइनल जीएमवी वैल्यू एट्रीब्यूटेड बाय सर्च वो डिपिक्ट नहीं कर रहे. बट मान लेते हैं जीरो रिजल्ट्स रेट है, आज मंडे है, मंडे को टीम को पता चल गया, प्रोडक्ट मैनेजर को पता चल गया कि चलो जीरो रिजल्ट्स रेट इंक्रीज हो रहा है किसी स्पेसिफिक क्वेरी के लिए, तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम मंडे को ही इसको इन्वेस्टिगेट करने बैठ जाती है और उसी वीक में
the technical team ships the search algorithm properly, an updated version of it, so that ये rectify हो जाता है on that week. So उसी week को ये सॉल्व हो गया. अगर उस वीक को ये सॉल्व नहीं हुआ होता और ज़ीरो रिजल्ट रेट मल्टीपल वीक्स में एक्सपांड हो जाता और कस्टमर्स बार बार ये एक क्वेरी सर्च कर रहे हैं जिनके लिए उनको ज़ीरो रिजल्ट रेट मिल रहे हैं, दे वुड चर्न आउट. उनका जो माइंडसेट है दैट इज एसोसिएटेड विद ईबे टू सी ईबे एज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस वेयर दे कैन गेट एनीथिंग, वो इरोड हो जाएगा, ट्रस्ट चला जाएगा, हमारा गार्डरेल मैट्रिक्स इफेक्ट हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए. कस्टमर का ट्रस्ट चला जाएगा, बायर का रेलेवेंस चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट D&D मैट्रिक्स हिट हो जाएंगे. सो डैट वी कैनॉट अफोर्ड. तो इसने क्या किया, इसने टाइम पे प्रोडक्ट मैनेजर को बता दिया कि ज़ीरो रिजल्ट्स रेट आ रहा है. प्रोडक्ट मैनेजर ने टाइम पे एक्शन लिया और बाद में बहुत बड़ा ट्रबलसम कॉन्सिक्वेंस होने से बचा दिया. अब रिफाइनमेंट रेट में आप समझ सकते हो कि मंडे को पता चला कि मैं रेड वुल कोट वुमेन सर्च कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे गंदे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बच्चों के कोट मिल रहे हैं, पिंक कलर के कोट मिल रहे हैं, मर्दों के कोट मिल रहे हैं. तो ये क्वेरी, ये इशू प्रोडक्ट मैनेजर को पता चल गई. उसने टेक्निकल टीम के साथ बैठ के उसी हफ्ते शिप कर दिया. सो बाद में जाके कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा. अगर ये 3-4 हफ्ते ऐसे चलते तो मंथ के एंड के रिपोर्ट में जब प्रोडक्ट मैनेजर सर्च एट्रीब्यूटेड GMV मैट्रिक चेक करता तो बहुत बड़ी डिक्लाइन आ गई होती. रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन हो रहा है सिमिलरली इसके साथ. सो ऐसे मैट्रिक्स को कभी मत भूलना. दीज आर सेकेंडरी डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, दे एक्ट एज अ लीडिंग वार्निंग सिस्टम्स. हमारे पास एक वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए जो बताती है कि फाइनल नॉर्थ स्टार मैट्रिक अफेक्ट ना हो. अभी हम लोग स्टेप 4 पे कूदते हैं, दैट इज स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग मैट्रिक्स. हमने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पे ये डिस्कस किया था कि जब सर्च करेंगे कैसीनी के अंदर, उसके अंदर स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स हमको मिलेंगे. इंटरव्यू ने हमको बोला था, वो हम हटा नहीं सकते बिकॉज दैट एड्स टू अ बिग चंक ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईबे बिजनेस. तो इसमें मुझे बहुत अच्छे से 2 मेट्रिक्स दिख रहे हैं, दैट इज स्पॉन्सर्ड CTR एंड स्पॉन्सर्ड CR. स्पॉन्सर्ड CTR इज स्पॉन्सर्ड क्लिक थ्रू रेट. अभी आप सर्च में जाके कुछ सर्च करके जो लिस्टिंग्स आते हैं उसमें भी आपको एड्स दिख सकते हैं. बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स या फिर थर्ड पार्टी ब्रांड्स, दे व्हाट दे डू, दे पे टू गेट देयर एड्स स्पॉन्सर्ड. तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो सर्विसेज है, उनके फोटो या वीडियो क्रिएटर्स स्पॉन्सर हो जाती है ईबे के सर्च कैसीनी पे. तो अगर तो ऑर्गेनिकली जो आया विदाउट स्पॉन्सरिंग उसको नहीं क्लिक करके अगर हम स्पॉन्सर्ड चीजों को क्लिक करें, दैट इज स्पॉन्सर्ड क्लिक थ्रू रेट. और स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन रेट ये होता है कि जब सर्च किया और आपने स्पॉन्सर्ड एड या स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग को क्लिक करके उसको पे किया और वो वाली सर्विस खरीदी, दैट इज स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन रेट. सो आप एज अ PM यू नीड टू आस्क एंड फाइंड आउट आर रेलिवेंट एड्स शोन पर यूजर इंटेंट. अगर मैं सर्च में कर रहा हूँ iPhone 256GB 14 Pro Max ब्लैक, तो वहाँ पे जो एड्स भी आने चाहिए, अगर मुझे एड्स दिख गए आयरन के या फिर फूड प्रोडक्ट्स के, सो दैट एड्स आर नॉट रेलिवेंट टू माई सर्च इंटेंट. तो वो एज अ फ्रिक्शन ऐड करेगा, दैट्स अ वेरी बैड यूजर एक्सपीरियंस. और फिर मैं पूछूंगा कि स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन रेट आर दोज अफेक्टिंग ऑर्गेनिक सर्च कन्वर्जन रेट. क्या मैं सर्च में जा रहा हूँ और मैं ऑर्गेनिक रिजल्ट छोड़ के स्पॉन्सर्ड कंटेंट के थ्रू कन्वर्ट हो रहा हूँ? ये भी एक मायने रखता है कि चलो हमारा ऑर्गेनिक विजिबिलिटी कम हो जा रही है, ऑर्गेनिक कैनिबलाइजेशन इम्पैक्टेड हुआ है कि नहीं. इसका मतलब वही है कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट की वजह से मेरा ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आर दे गेटिंग इम्पैक्टेड. और फिर डू स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स अफेक्ट और रिड्यूस हेल्दी ऑर्गेनिक डिस्कवरी. ये भी वही चीज़ हो जाती है कि स्पॉन्सर्ड और पेड कॉन्टेंट्स हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिस्कवरी को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं. So now I want to discuss some of the paths for the buyer to arrive at the purchase. अब कोई बायर है, वो परचेज करते वक्त कैसी कैसी पाथ्स ले सकता है. सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट नेविगेशन की. तो इसमें क्या होता है, कोई सेव्ड URL लिंक होती है यूजर के पास, उसने वो खोल ली और उसमें ऑलरेडी कार्ट में एडेड है प्रोडक्ट और उसने खरीद ली, या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज में चले गए, या फिर कोई ब्राउजर है उसमें बुकमार्क किया हुआ है, वो बुकमार्क की लिंक खोली तो सीधे प्रोडक्ट लिस्टिंग में चली गई. तो इसमें सर्च ने कोई अहमियत नहीं दिखाई अपनी, तो सर्च यूजलेस हो गया इसमें. अब रिकमेंडेशन विजेट्स भी आते हैं. अभी ईबे के होम पेज में आप देख सकते हो कस्टमर्स ऑल्सो लाइक, कस्टमर्स ऑल्सो सेव्ड, कस्टमर्स ऑल्सो परचेज्ड, ट्रेंडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंडिंग इन क्लोथिंग एपरल,
अलग अलग रिकमेंडेशन सिस्टम्स और एल्गोरिथम वर्कआउट करते हैं इसमें, जिसमें सर्च की कोई अहमियत नहीं रहती। तो सर्च के थ्रू नहीं जा रहे, पर रिकमेंडेशन विजेट्स एंड एल्गोरिथम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू यूजर्स बाय कर रहे हैं, दे आर नॉट यूजिंग द सर्च एल्गोरिथम। तीसरा हो जाता है एड्स एंड प्रमोटेड लिस्टिंग्स। अब इसमें दो चीज़ ध्यान रखिए। हमको इंटरव्यू ने प्रेजेंट किया कि स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स आर पार्ट ऑफ सर्च, मतलब सर्च करने के बाद भी आपको स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स मिलते हैं। अगर वो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स पे आप क्लिक करके जाके खरीद भी रहे हो, आगे आप जीएमवी बढ़ा रहे हो, सो इज सर्च वर्थ द क्रेडिट फॉर द परचेज? पार्टली येस, बिकॉज सर्च के थ्रू ही आप वो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में जा रहे हो, तो 100% आप इसको नहीं दे सकते, इसको हम आगे भी तोड़ेंगे। बट ऐसा एक सिनेरियो भी हमेशा प्रेजेंट करिए इंटरव्यूअर को कि चलो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग आर पार्ट ऑफ सर्च, आर दे ओनली पार्ट ऑफ सर्च? नो। अब एकदम होम पेज में जब हम लैंड करते हैं तब तक हमने सर्च दबाया भी नहीं होता, तब भी हमें स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स दिखती है, तब भी हमें एड्स दिखते हैं। अगर वो एड हम क्लिक करके चले गए और वहां से कन्वर्ट हो रहा हूं मैं, विल सर्च प्ले एनी रोल इन माई कन्वर्शन? नॉट एट ऑल, 0%, 10%, 20% नहीं। चलो इसमें जब सर्च में जाके हम स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में क्लिक करते हैं तो सर्च ने शायद से 10%, 20% या 50% रोल प्ले किया, बट होम पेज में जब मैं सीधे स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग में जा रहा हूँ, जब मैंने सर्च को एक बार भी नहीं क्लिक किया, देन सर्च प्लेस नो क्रेडिट। सो इफ यू आर ब्लाइंडली एनालाइजिंग GMV, blindly analyzing the increase of GMV based on these values, और सर्च नहीं हो रहा है, सर्च यूज नहीं हो रहा, so you're going on the wrong direction. That's why North Star metric plays a key role, search attributed GMV. So you as a PM, you need to ask, did the eBay on the whole work or the eBay search specifically work? So अगर आपको ये सबके थ्रू GMV इंक्रीज हो रहा है तो शायद से आप मेजर कर रहे हो eBay on the whole is working or not. हाँ चलो, डायरेक्ट नेविगेशन से यूजर कन्वर्ट हो गए, eBay अच्छा काम कर रहा है, GMV बढ़ गया, रिकमेंडेशन विजिट से GMV बढ़ गया, उसका गोल चलो सेटिस्फाई हो गया, बट नॉट द नॉर्थ स्टार मेट्रिक के सर्च एट्रीब्यूटेड GMV नहीं बढ़ा। सिमिलरली एड्स प्रमोटेड लिस्टिंग से भी बढ़ गया GMV, जरूरी नहीं है कि सर्च से आया। सो आप अगर ब्लाइंडली इन तीनों के थ्रू जाओगे GMV बढ़ाने के लिए, सो इट मीन्स दैट you're checking if eBay platform and ecosystem on the whole is working properly and not specifically the search functionality. So hamesha stay on the North Star metric. Now let's do some session level user path analysis. User path, user journey आप समझते हैं। So आप ध्यान पे रखिए, eBay, Amazon या बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, उनके जो सॉफ्टवेयर होस्टेड होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फ्रंट एंड होती है, उसमें यूजर कुछ भी इंटरेक्शन करता है तो उनके इवेंट लॉगिंग पाइपलाइन में हमेशा वो लॉग इन हो जाता है विद टाइम स्टैम्प विद स्पेसिफिक एक्शन व्हाट दे डू विद देयर सेशन आईडी। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड बिजनेस लीडर्स को उनके यूजर्स को ट्रैक करने में आसानी हो, वो कर क्या रहे, उनका यूजर बिहेवियर क्या है। सो दो सेपरेट सेशंस लेते हैं। फर्स्ट सेशन इज सर्च एट्रीब्यूटेड, मतलब सर्च यूज हो रहा है, तो सेशन स्टार्ट होता है, सेशन आईडी असाइन होती है, टाइम स्टैम्प लॉग इन होती है, किस टाइम पे सेशन स्टार्ट किया, मतलब किस टाइम पे होम पेज में कूदा यूजर, उसके बाद सर्च क्वेरी टाइप करता है वह, तो इवेंट जो हुआ दैट इज सर्च क्वेरी, और क्वेरी पे उसने लिखा विंटेज बूट्स। उसके बाद रिजल्ट पूरा पेज आता है, एक पर्टिकुलर रिजल्ट क्लिक किया जो पोजीशन 3 पे है, द इवेंट इज सर्च क्लिक, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्लिक। उसके बाद उसकी भी एक लिस्टिंग आईडी है X, उसको क्लिक किया गया जो नंबर 3 पे रैंक कर रही है, फिर उसको परचेज कर लिया, तो इवेंट हो गया परचेज, GMV वैल्यू हो गया $50, $50 पे कर दिया उसने और लिस्टिंग आईडी X के लिए। सो दिस इज सर्च एट्रीब्यूटेड, क्योंकि इस सेशन चेन पे हमें एक क्वेरी दिख रही है, सर्च क्वेरी। इसका मतलब आई एज अ प्रोडक्ट मैनेजर विल गो टू माई डेटा साइंस टीम, मैं उनको पूछूंगा यार मुझे प्लीज़ बिहेवियर एनालिसिस करके दो, और अपने सेशन पे सर्च करो क्या यूज़र ने सर्च क्वेरी नाम की इवेंट को यूज़ किया है कि नहीं परचेज के पहले। अगर किया है इसका मतलब है सर्च यूज हुआ है, so this is a search attributed GMV, because so this $50 is counted as search attributed GMV. This $50 gets credited and gets transferred to the search system. Similarly मैं दूसरा सेशन अगर देखूँ, this is not search attributed, तो सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद रिकमेंडेशन विजिट दिख जाती है, रिकमेंडेशन एल्गोरिथम कुछ सजेस्ट कर देता है होम पेज में, वो क्लिक कर देता है, सो द इवेंट इज रिकमेंडेशन विजिट क्लिक, और विजिट का नाम है सिमिलर आइटम्स आप समझते हैं, जैसे कस्टमर्स ऑल्सो व्यूड सेक्शन, कस्टमर्स ऑल्सो सेव्ड, कस्टमर्स ऑल्सो परचेज, वो वाला सेक्शन क्लिक कर लिया।
फिर लिस्टिंग पेज खुल जाती है, उसको व्यू करते हैं तो इवेंट है लिस्टिंग्स व्यू, उसकी आईडी दे दी वाई, फिर उसमें से एक परचेज कर लिया, परचेज इवेंट एग्जीक्यूट होती है, उसमें से जो जनरेट हुआ जीएमवी दैट इज $125 का परचेज किया गया है, लिस्टिंग आईडी वाई है. सो दिस इज नॉट सर्च एट्रीब्यूटेबल बिकॉज यहाँ इस सेशन पे एक भी इवेंट सर्च क्वेरी को डिपिक्ट नहीं कर रहा. सो डेटा साइंस वाले टीम लीड प्रोडक्ट मैनेजमेंट मतलब हमको बोलेंगे कि नहीं, इस वाले यूज़र ने सर्च को यूज़ नहीं किया है, सो ये वाला रिकमेंडेशन विजेट बकेट में फॉल आउट होगा. सो आपको 2-3 चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि अगर सर्च भी हम यूज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू दैट कि 100% सर्च को ही एट्रीब्यूट होगा. अभी मैं दूसरा डायग्राम देता हूँ, उससे समझते हैं. So now there are multiple nuances in session level user path analysis. First we will talk about multi-touch sessions. So a buyer comes, search करता है, click similar items recommendation widgets. इसका मतलब है सर्च कर रहा है, प्रोडक्ट्स आ रही है, अच्छा उसको अच्छा नहीं लगा, फिर वो या तो होम पेज में चला गया, फिर कहीं पे उसने रिकमेंडेशन सिस्टम के विजेट्स देख लिए और उसने उसमें क्लिक कर दिया जिसमें लिखा है सिमिलर आइटम्स, उसके बाद वहाँ से परचेज किया. नाउ यू एज अ PM आस्क डिड सर्च डिजर्व क्रेडिट. हाँ, शायद से थोड़ा सा 20% या 50% क्रेडिट सर्च को जाएगा, क्योंकि जब सर्च किया तब एल्गोरिथम रिकमेंडेशन सिस्टम को पता चला सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के थ्रू कि मेरा इंटेंट क्या है, फिर उस इंटेंट के हिसाब से उसने मुझे रिकमेंड किया. सो दो पैरेंट बन जाते हैं यहाँ पे, सर्च बन जाता है और रिकमेंडेशन विजेट. सो जो GMV है दैट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन सर्च एंड रिकमेंडेशन सिस्टम्स. अब दूसरा क्रॉस सेशन जर्नी. अब यूजर आता है, सर्च करता है, मंडे को कुछ सर्च करता है, बोर हो जाता है, छोड़ देता है, शायद से ट्यूसडे को भी आ जाए, फिर 4 दिन बाद थर्सडे को वापस आता है, बट तब वो आता है थ्रू डायरेक्ट नेविगेशन. डायरेक्ट नेविगेशन मतलब एक लिंक, सेव्ड लिंक खोल दी, URL खोल दिया, बुकमार्क खोल दिया, फिर वहाँ से इसने परचेज कर लिया. सो वापस आप एज अ PM आस्क शुड सर्च गेट पार्शियल क्रेडिट. शायद से हाँ होना चाहिए, क्योंकि जब सर्च किया था तब जब मंडे को सर्च किया तभी तो उसने बुक मार्क किया उसको, या फिर कार्ट में ऐड करके उसने लिंक सेव कर ली, और थर्सडे को आके सीधा लिंक खोल के वो पे कर रहा है. सो दिस GMV इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन सर्च एंड डायरेक्ट नेविगेशन. उसके बाद एक और चीज़, आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा भी बोल सकते हो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स 7 to 30 डेज रिफ्रेश विंडो फॉलो करते हैं, कि अगर मैंने फर्स्ट डे को, इसको डे 1 समझ लो, मंडे को डे वन को आके मैंने कुछ सर्च किया, ठीक है, उसको मैंने कार्ट में डाल दिया, उसका URL सेव कर लिया. अब मैं डे 30 को आके अगर मैं डायरेक्ट नेविगेशन के थ्रू बाय कर रहा हूँ, तो देन इट मेक सेंस कि अगर 30 डे विंडो है मेरे हाथ पे, then the GMV will be shared between the search and direct navigation. But I come after 50 days, और उसके बाद मान लेते हैं डायरेक्ट नेविगेशन के थ्रू नहीं, पर मैं रिकमेंडेशन इंजन के थ्रू जा रहा हूँ और मैंने परचेज कर लिया. सो आई थिंक सिंस हमने 30 डेज सेट किया है और मैं 50 दिन के बाद आ रहा हूँ, सो ये वाला सर्च पे वो GMV एट्रीब्यूट नहीं होगा, बट सीधा रिकमेंडेशन सिस्टम पे एट्रीब्यूट हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक सम assumptions, you have to be in the same boat with the interviewer. तीसरा वाला है प्रोमोटेड लिस्टिंग्स विद इन सर्च रिजल्ट्स. अब आप जब सर्च कर रहे हो, वहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट मिल रहा है, मान लेते हैं टॉप में ही मिल रहा है, और वो आपने क्लिक कर दिया और उसमें से परचेज कर रहे हो. सो क्या पूरा का पूरा क्रेडिट सर्च को गया? सर्च को पूरा क्रेडिट नहीं गया, क्योंकि सर्च पे आप गए, फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड कंटेंट के थ्रू आप कन्वर्ट हुए. सो GMV विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सर्च एंड द स्पॉन्सर्ड कंटेंट, क्योंकि देयर आर 2 पैरेंट्स, वन इज द सर्च एल्गोरिथम, अदर वन इज एड सिस्टम दैट पेड फॉर द स्लॉट्स. सो आपको सब कुछ आइसोलेट करना पड़ेगा. Now step 5, I'll jump into marketplace sustainability metrics. I'll just take 2 metrics. Seller diversity index, इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टेल इन्वेंट्री होना चाहिए. दैट्स द मेन मोड ऑफ eBay, कि अलग अलग सेलर टीयर्स, पावर सेलर्स, मिड साइज सेलर्स एंड नीश और न्यू सेलर्स, इन सब की डिवर्सिटी होनी चाहिए, सबको विजिबिलिटी मिलनी चाहिए. दूसरा है इम्प्रेशन शेयर बाय सेलर टीयर, दैट इज अलग अलग सेलर्स के जो लिस्टिंग्स है, अलग अलग सेलर टीयर्स के जो लिस्टिंग्स है, उन सबको विजिबिलिटी मिलनी चाहिए. इसका ये मतलब है कि कोई अगर डोमिनेंट सेलर है, पावर सेलर है, बड़े बड़े ब्रांड्स जिन्होंने बहुत सारी पेमेंट करके अपनी ऐड चला रखी है, उनको ही सारी की सारी विजिबिलिटी ना मिल जाए, वरना जो मिड टीयर है और जो
नीश और न्यू सेलर्स है वो प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाएंगे और दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में अपनी लिस्टिंग करवा देंगे क्योंकि उनको विजिबिलिटी नहीं मिल रही। तो ये 2 मेट्रिक्स का ध्यान रखिएगा। Jumping into step 6, guardrail and D&D metrics, I'll highlight 5 metrics. पहला है ट्रस्ट एंड सेफ्टी जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया था, अंडरस्टैंडेबल। रिटर्न रेट इसलिए मायने रखती है क्योंकि यूज़र ने सर्च कर लिया, सर्च करके उसको इंटेंडेड अपना प्रोडक्ट मिल गया वहाँ पे, एग्जैक्ट उसको लगा अपने स्पेक्स के हिसाब से, उसने ऑर्डर कर दिया, पर जब ऑर्डर आया उसमें थोड़े डिफेक्ट्स थे या दैट वाज नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन, तो रिटर्न रेट को हमें ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। दिस शुड बी अ डू नॉट डिस्टर्ब मैट्रिक्स। अब मैं रिटर्न रेट को इससे भी कोरिलेट करूंगा, पर पहले मैं मार्केट प्लेस डाइवर्सिटी बता देता हूँ। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मार्केट प्लेस में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए अलग अलग सेलर्स के हिसाब से, ताकि अलग अलग बायर्स इंटरैक्ट कर सके। सर्च की लेटेंसी एक टेक्निकल टर्म आ जाती है, ये ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि एट ई कॉमर्स स्केल और जब आपकी बिजनेस बहुत बड़ी है, मिली सेकेंड्स मैटर। अगर सर्च स्लो डाउन हो जाएगा, एक यूज़र 2 यूज़र छोड़ के नहीं जाएंगे, मिलियंस ऑफ यूज़र जो यूज़ करो छोड़ के चले जाएंगे, अपने कॉम्पिटिटर के पास चले जाओगे, बस उस सर्च लेटेंसी की वजह से आपका धंधा बंद हो सकता है। 5वां है बायर सर्च इंटेंट रेलेवेंस। बायर जिस इंटेंट से सर्च कर रहा है वो रेलेवेंट है कि नहीं। अगर वो रेलेवेंट होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न रेट कम होना चाहिए, पर इसमें भी एक अलग चीज़ हो जाती है कि बायर को रेलेवेंस दिखा, उसने ऑर्डर किया, पर ऑर्डर आते वक्त शायद से पैकर ने गलत आइटम पैक करके दिया, तो रिटर्न रेट भी इफेक्ट हो रही है उससे। ये 5 का ध्यान रखिएगा। लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट एंड स्टेप 7। आपको ए बी टेस्टिंग तो करना पड़ेगा। यू हैव टू कंपेयर द करेंट रैंकिंग सिस्टम वर्सेस प्रपोज रैंकिंग चेंजेस, और आप तरह तरह की चीज़ें मेजर कर सकते हैं। मैं सारे नहीं लिखूंगा, मैंने 3 लिख दिए, और आप अपना दिमाग लगा के भी, और मैंने जो जो बोला इस वीडियो पे, आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। एंड वी विल एनालाइज सेपरेटली अक्रॉस न्यू एंड रिपीट बायर्स, मोबाइल, डेस्कटॉप और आईपैड में। टेस्टिंग वेस्टिंग सबके लिए अलग अलग करेंगे, iOS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च कैटेगरीज, सेलर टीयर्स कोहर्ट्स, अलग अलग टाइप के सेलर्स के लिए, टॉप टीयर, पावर सेलर्स, मिड सेलर्स, स्मॉल सेलर्स, स्पॉन्सर्ड वर्सेस ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सो एक मैं रेड फ्लैग टाइप का केस ले लेता हूँ, जैसे कि एक एल्गोरिथम, सर्च एल्गोरिथम अभी चल रहा है जो सर्च सिस्टम है, ओवरऑल GMV बढ़ रही है, अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, मे बी नॉर्थ स्टार मेट्रिक अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अगर in return I'm sacrificing or harming my small sellers and new buyers, that's a dangerous situation, and that is strategically dangerous. So these strategically dangerous situation you can avoid using A/B tests. So at the last I'll come with conclusion कि based on all the steps 1 to 7 that we have discussed, an effective eBay search algorithm Cassini should not just maximize CTRs, click-through rates, or short-term revenue or short-term transactions, but it should consistently connect the user query intent with the seller inventory. User के जो query के intent है उससे जो आता है result, that should match the seller inventory. फिर efficient conversions आने चाहिए through search initiation, और थोड़ी guardrail metrics भी मैं डाल देता हूँ इसमें कि marketplace का overall health preserve होना चाहिए और ecosystem की sustainability over time रहनी चाहिए. That means not just transaction today, बस short term transaction और आज के transaction की वजह से मुझे ये सब को खतरे में नहीं डालना, मार्केट प्लेस हेल्थ और इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी, और एट लास्ट ट्रस्टेड एंड सेफ टू यूज़ होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने स्टेप्स 1 से स्टेप्स 8 तक समझे। इसके बाद बहुत अच्छा रिकमेंडेशन होगा कि स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 कंक्लूजन तक आप बहुत शॉर्टली हर एक का रोल एक और बार इंटरव्यूअर को अच्छे से समझा दें, तब आपका आंसर पूरा सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में उससे आपका फीडबैक ज़रूर मांगना।